हैलाइड्स। ओके, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है और कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कीमो सिलेक्टिविटी को डिफाइन करती हैं। जैसे कि हमारा जो हमने बीच में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्ट्रेटजी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल वही वो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी जिसमें हमने देखा था कि कौन सा ग्रुप पहले डिस्कनेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर अपने कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उसमें से किसकी केमिकल रिएक्शन कितनी है, कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किसका सिलेक्शन करेंगे, ये सब बात आती है कीमो सिलेक्टिविटी में। अब हमें पढ़ना है कि कीमो सिलेक्टिविटी को कौन कौन सी गाइडलाइन के थ्रू हम समझ सकते हैं, कौन सा ग्रुप कब रिएक्ट करेगा, कब किसको हम अनरिएक्टिव बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कीमो सिलेक्टिविटी? कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? कीमो सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी मीन्स किसी दो चीज में से एक को सिलेक्ट करना, या दो से ज्यादा में से भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। कीमो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ए और बी में बोलते हैं मैंने। अब ए और बी में से दो फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? एक ज़्यादा रिएक्टिव है, एक कम रिएक्टिव है। आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा रिएक्टिव वाले को रिएक्शन ना करो, कम रिएक्टिव वाले की रिएक्शन कर लो, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कीमो सिलेक्टिविटी का। सो व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन्स टू रिएक्टिव ग्रुप्स and we want to react one of them but not the other, then the question of chemoselectivity arises. क्या बोला कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो रिएक्टिव ग्रुप हैं और आप चाहते हो कि उनमें से केवल एक ही रिएक्शन करे, दूसरा रिएक्शन ना करे, तब क्वेश्चन अराइज होता है कीमोसिलेक्टिविटी का। इनको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट केस में आपके पास है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आपके पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है और एक आपके पास अमीन ग्रुप है, और आप इस कंपाउंड का करना चाहते हो एसिटाइलेशन। अब दो ग्रुप हैं, दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होगा उसी की एसिटाइलेशन होगी। तो यहाँ पर आउट ऑफ दिस टू फंक्शनल ग्रुप्स अमीन इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई एसिटाइलेशन ऑफ अमीन ग्रुप टेक प्लेस। तो यहाँ पे आगे ना कीमो सिलेक्टिविटी, दो ग्रुप थे, दोनों में से एक सिलेक्टिवली रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। आपके पास कंपाउंड में दो बिल्कुल आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें से केवल एक ही रिएक्शन करे, तभी हमें कीमो सिलेक्टिविटी का रूल लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट है उसमें केवल एक का ही मिथाइलेशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कीमो सिलेक्टिविटी डिसाइड हुई है। थर्ड कैटेगरी है द रिएक्शन ऑफ ए ग्रुप वंस व्हेन इट मे रिएक्ट अगेन। क्या हुआ कि अगर आपने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो भी उतना ही रिएक्टिव था जितना कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल, जो दोबारा से रिएक्शन कर गया, तो यहाँ पे जो आपका रिएजेंट था उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे रिएक्शंस में भी क्या करना पड़ेगा, कीमो सिलेक्टिविटी। जैसे कि आपके पास सल्फाइड है, जब आपने इसके अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन की तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना, ये भी इतना ही रिएक्टिव है जितना कि आपका ये सल्फाइड आयन था, दोबारा से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर थायो ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। थायोल के सिंथेसिस पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। ओके, चलो, ये हमने कुछ एग्जांपल पढ़े जिसमें हम देख सकते हैं कि कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कीमो सिलेक्टिविटी को थ्रू गाइडलाइंस, और टोटल कीमो सिलेक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए हम 7 गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट गाइडलाइन है आपकी, फर्स्ट गाइडलाइन states that when two functional groups of unequal reactivity are present, then the more reactive can always be made to react alone. क्या मतलब है कि
फर्स्ट गाइडलाइन ये कहती है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें से एक ज़्यादा रिएक्टिव है, एक कम रिएक्टिव है। तो अगर आपको ज़्यादा रिएक्टिव की रिएक्शन करानी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एसिड, नीचे दिखाएंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है। नीडेड टू सिंथेसाइज द एनेस्थेटिक cyclomethacin can be analyzed as an ether, leading to simply starting materials. But will the hydroxy acid react only at hydroxyl group or will the carboxylic group react too? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एनालिसिस में समझ में आएगी गाइडलाइन क्या कहती थी। फर्स्ट आपकी जो गाइडलाइन है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें क्या है कि जो आपका ये कंपाउंड है आपका साइक्लोमेथाइसिन, इसका एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसके एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो देखो, हमें कीमो सिलेक्टिविटी वाली गाइडलाइन तो डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले की जो गाइडलाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी टॉपिक उसको भी हमें लेकर चलना है। पहले उनको फॉलो करवाएंगे और जब कीमो सिलेक्टिविटी की बात आएगी तो कीमो सिलेक्टिविटी वाली गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ओके। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, और एस्टर बॉन्ड में आपको पता है वन ग्रुप CO डिस्कनेक्शन हो जाएगा, तो ये वाले बॉन्ड को हमने डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखिए यहाँ पर एक ईथर बॉन्ड दिख रहा है, तो इस ईथर बॉन्ड की ब्रिकेज करेंगे तो यहाँ पर CO ईथर ब्रिकेज हो जाएगा और यहाँ पर एक नया कंपाउंड आपको मिलेगा। इस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और क्या है, फिनोल। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जब इसका सिंथेसाइज करना है तो कंपाउंड नंबर 3 से और इस वाले कंपाउंड से आपको कंपाउंड नंबर 1 बनाना है। तो कंपाउंड 1 कब बनेगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा, और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा होती है। तो कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, बात करते हैं सिंथेसिस की। तो जो आपका कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव कंपाउंड जो आपको मिला था, इसकी अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्कली मीडियम में दोनों ही एसिड हैं, दोनों अपने H पॉजिटिव को लॉस करवाएंगे। और यहाँ पर हमने लिया है आइडो डेरिवेटिव, और जो रिएक्ट करेगा फिनोक्साइड आयन के साथ, और जो भी आपका टारगेट मटेरियल था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला मिलेगा, और फर्स्ट वाले का आप दोबारा से रिएक्ट कराओगे तो वो आपको सेकंड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने आइडोसाइक्लोहेक्साइल कंपाउंड लिया है, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव ऑफ आयोडीन लिया है। क्यों भाई, क्योंकि आयोडाइड जो ग्रुप है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्लोराइड और ब्रोमाइड के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आयोडाइड डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मेडिसिन है पैरासीटामोल, जिसका हम कॉमनली एज एन एनाल्जेसिक में यूज़ करते हैं। और जो पैरासीटामोल है, बेसिकली अगर केमिकली हम बात करें तो पैरासीटामोल एक सिंपल अमाइड कंपाउंड होता है जो पैरा अमीनोफिनोल की एसिटाइलेशन से प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, देखेंगे कैसे। एनालिसिस समझते हैं हम पहले पैरासीटामोल का। तो पैरासीटामोल के एनालिसिस समझने के लिए ये आपके पास पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर है। फर्स्टली आपको यहाँ पर CN डिस्कनेक्शन करना पड़ेगा और ये अमाइड वाला डिस्कनेक्शन होगा, और अब यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिला है जो कि पैरा अमीनोफिनोल है। अब देखिए, हमें इस पैरा अमीनोफिनोल का जब हम कंपाउंड नंबर 4 बनाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जब सिंथेसिस में जाएंगे तो कीमो सिलेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे भाई, ये OH है और ये क्या है, NH2, दो डिफरेंट ग्रुप है और NH2 मोर रिएक्टिव है, तो NH2 वाला का एसिटाइलेशन हो जाएगा, इसका एसिटाइलेशन नहीं होगा। ठीक है। अब अमीन के लिए FGI करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो में, और नाइट्रो का कर देंगे CN नाइट्रेशन डिस्कनेक्शन और कन्वर्ट होगा फिनोल में। तो बेसिकली पैरासीटामोल को हम बना सकते हैं फिनोल से। सिंथेसिस की बात करते हैं, पैरासीटामोल का सिंथेसिस क्या होगा, देखिए। पैरासीटामोल का हम सिंथेसिस कर सकते हैं फिनोल का हमने किया नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रोफिनोल। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, एंड दिस इज OH group is orthopara directing. You will find here that there are two products will be formed, one is ortho and other is para. So
we need here only para isomer. That's why para is separated from ortho compounds. And this para isomer formed will be reduced with hydrogen in presence of palladium as a catalyst and gets converted into amine. Also this amine on acetylation gives target for that is paracetamol. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमें एस्टाइलेशन करना था तब यूज़ करना था कीमोसेलेक्टिविटी का कि OH और NH2 में से केवल एक का एस्टाइलेशन होगा और किसका होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर अमीन ग्रुप है, तो अमीन का हो जाएगा एसिटाइलेशन। तो आई थिंक आपको कीमोसेलेक्टिविटी की फर्स्ट गाइडलाइन समझ में आई होगी। सेकेंड गाइडलाइन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप इसको रिवाइज करना।